हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कैपेसिटर्स की। अपने इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसिव कंपोनेंट की, जिसे कहा जाता है इंडक्टर। दोस्तों, इंडक्टर एक आम कॉइल को कहते हैं। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम टर्न में कॉइल की शेप में यानी कुछ इस तरह की शेप में दें तो यही बन जाता है इंडक्टर। अब इसे इंडक्टर क्यों कहा जाता है, यह जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इंडक्टेंस क्या होती है और यह कंपोनेंट करता क्या है। दोस्तों, एक इंडक्टर अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्शन को समझने से पहले हमारे लिए दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहला है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ये कहता है, ये लॉ हमें यह बताता है, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, सपोज कीजिए ये एक कंडक्टर है, कॉइल है, जिसमें से एक पर्टिकुलर करंट चल रही है आई की शेप में। जब भी करंट जो ये फ्लो हो रहा है इस इंडक्टर के थ्रू, जब भी ये करंट चेंज होता है दोस्तों, उस टाइम पर जैसा कि हम जानते हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में एक परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री की डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। वैसे ही जब ये करंट चेंज होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाता है। यानी सपोज एक करंट कैरिंग कॉइल है हमारे पास, जिसमें से एक पर्टिकुलर करंट आई चल रही है, और यहां मैं रेड इंक से आपको दिखाता हूं कि जब ये करंट अब इस कॉइल में से करंट चल रही है, नाउ इस करंट के चलने की वजह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सपोज कीजिए बी, एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट हो जाता है। नाउ अगर हम इस करंट को चेंज कर दें तो क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। और अब यहां आता है दूसरा लॉ, जिसे कहा जाता है लेंज़ेस लॉ, कि एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक दूसरी ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसीलिए ये एक ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इंड्यूस कर देगा अपने एरिया में, उस मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि अपोज करेगी इस करंट को। यानी एक करंट इंड्यूस हो जाएगी, जिसे मैं आईबी का नाम देता हूं, जो कि मेजर जो सप्लाई करंट थी आई, उसे अपोज कर रहा है। तो इन अ नटशेल एक इंडक्टर क्या करता है कि वो अपने पास, अपने थ्रू, जो इसके थ्रू पास हो रही है करंट, उसमें चेंज को रेजिस्ट करता है। सो एन इंडक्टर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल which resists the change in current that is flowing through it. अब ये resist कैसे करता है? क्योंकि a current carrying conductor has a particular magnetic field जो कि perpendicular दिशा में है, यानी अगर ये current change होगी तो ये magnetic field भी change होगा, और जब magnetic field change होगा तो एक नया EMF induce होगा, जो एक दूसरी करंट को उत्पन्न करेगा उस एरिया में, जिस एरिया में वो मैग्नेटिक फ्लक्स है या उस मैग्नेटिक फील्ड का दायरा है। यानी कि ये एरिया जिसे मैं ऐसे शेड कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर एरिया में ये एक नई करंट को, एक नए ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से करंट पैदा होगी, जो कि इस ओरिजिनल करंट को अपोज करेगी। ये होता है एक बेसिक इंडक्टर, यानी बेसिकली अ कॉइल। इंडक्टर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं दोस्तों, और इंडक्टेंस की जब हम बात करते हैं तो बात करना जरूरी है टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंडक्टेंसेस। One is called self inductance, the other one is called mutual inductance. तो self inductance क्या होती है और mutual inductance क्या होती है, आइए देखते हैं। दोस्तों, अपनी इसी बात को elaborate कर रहा हूं मैं। सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर कॉइल है, जिसको कि हमने एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स कुछ ऐसे दिया हुआ है। ये कॉइल है, और इसमें से बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जो हमने यहां अप्लाई कर दिया है वोल्टेज सोर्स, इसके थ्रू, इसे मैं वीडीसी का नाम दे रहा हूं, इनपुट वोल्टेज सोर्स को, इसके थ्रू एक करंट आई पास हो रहा है। अब होता क्या है दोस्तों, यहां सिर्फ एक ही कॉइल है। जब ये करंट पास हो रहा है तो नेचुरली इसके आसपास करंट की फ्लो की दिशा अगर ऐसी है जैसा मैं इस एरो से दिखा रहा हूं, तो इससे परपेंडिकुलर दिशा में, यानी इस डायरेक्शन में
एक मैग्नेटिक फील्ड जिसे B से रिप्रेजेंट करता हूं मैं यहां पे, वो इंड्यूस हो जाता है। अब इस करंट को अगर हम चेंज करें तो अगेन ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ये इस कॉइल में जहां जहां तक इस मैग्नेटिक फील्ड का दायरा है वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, एक नई वोल्टेज इंड्यूस करेगा जो ओरिजिनल इस वोल्टेज जो इस वीडीसी थी इसको अपोज करेगी। यानी अब जो करंट उत्पन्न होगी इस मैग्नेटिक फील्ड में बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ओरिजिनल करंट आई, एक नई करंट उत्पन्न होगी आई बी विच विल बी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ आई, रेजिस्ट करेगी आई को। यानी एक ही कॉइल में सिर्फ एक एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई जब हमने दिया तो ये इंडक्शन हुआ। इसमें इस तरह के इंडक्शन को कहा जाता है दोस्तों सेल्फ इंडक्शन। क्योंकि यहां एक ही कॉइल थी जिसमें करंट चल रहा था और फिर जैसे ही करंट चेंज हुआ उसमें एक नया ईएमएफ इंड्यूस हुआ जिसने ओरिजिनल वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज को अपोज किया और उसकी वजह से जो करंट पैदा हुई उस मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में उसने उस करंट, ओरिजिनल करंट को अपोज किया। यानी इसने चेंज ऑफ करंट जो हुआ उसको रेजिस्ट किया इस एक कॉइल में। इस तरह की इंडक्शन को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। दूसरी तरह की इंडक्शन आती है दोस्तों जिसे कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इंडक्शन एज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब दोस्तों यहां हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन में दो तरह की कॉइल्स की। सपोज कीजिए एक कॉइल ऐसी है और ये दूसरी कॉइल है। नाउ लेट्स से दैट हमने इसमें एक वोल्टेज इनपुट कर दी जिसकी वजह से इसके थ्रू लेट्स से करंट आई फ्लो कर रहा है। सिर्फ इस कॉइल की बात करते हैं अभी तक, इस कॉइल की। इस पर्टिकुलर कॉइल में अगेन जैसे हम बात कर चुके हैं करंट फ्लो कर रही है तो इसका एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब अगर हम इस करंट को चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, यानी इसमें एक नई वोल्टेज, एक नई ईएमएफ इंड्यूस होगी जो ओरिजिनल वोल्टेज को अपोज करेगी। सपोज कीजिए कि जो इसमें ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड था उसके दायरे में, उसके मैग्नेटिक फील्ड में हम दूसरी कॉइल लाकर रख देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, एनी चेंज इन करंट इन दिस कॉइल, जब हम इस कॉइल में, कॉइल 1 नाम देता हूं इसे कॉइल 2, जब हम कॉइल 1 में करंट को चेंज करेंगे तो कॉइल 2 में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यानी पहले क्यों हुआ इंड्यूस, इसलिए हुआ क्योंकि ये इस मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में है, ये पहली कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में है। नाउ इसका मतलब ये कि जो इंडक्शन हुआ, जो इंडक्टेंस दूसरी कॉइल ने दिखाई, वो डायरेक्टली डिपेंड किया अपॉन द चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल। यानी इस कॉइल में करंट की चेंज की वजह से दूसरी कॉइल में जो इसके मैग्नेटिक फील्ड में थी उसमें ईएमएफ एक नया इंड्यूस हुआ। इसे कहा जाता है दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन। वाई म्यूचुअल, बिकॉज यहां दो कॉइल्स की म्यूचुअल, दो कॉइल जो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में इंटरैक्टिव जोन में है, इसलिए दो कॉइल्स के इस टाइप के इंडक्शन को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन का यूनिट होता है दोस्तों हेनरी, और जनरली इंडक्टर को हम, या इंडक्टेंस की जो इंडक्टेंस है प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच अलाउज एन इंडक्टर टू रेजिस्ट द चेंज इन करंट, उसको एल से डिनोट करते हैं। जब भी हम मार्केट में जाएंगे तो हेनरी इज अ बिग यूनिट, सो यू विल ऑब्वियसली गेट समथिंग लाइक मिली हेनरी में इंडक्टर्स या माइक्रो हेनरी। तो दोस्तों इन अ नटशेल अगर देखा जाए, यहां पे हम एक फॉर्मूले के जरिए इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो फॉर्मूला है दैट इंडक्टेंस इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा यहां पर बिकॉज इसमें बात आ रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की। सो इंडक्टेंस इज इक्वल टू कैन बी गिवन बाय लेट्स से वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट
यानी उस कॉइल में जिस सर्किट में वो कॉइल अप्लाइड थी, जहां हमने उसका इस्तेमाल किया था, जो उसमें ओरिजिनल वोल्टेज हमने अप्लाई की थी, दैट डिवाइडेड बाय किस रेट से। रेट का मतलब है, अब रेट इसलिए आता है दोस्तों क्योंकि चेंज इन करंट टाइमली बेसिस पे होगा, समय के साथ चेंज आएगा करंट में, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट गिव्स अस द इंडक्टेंस। अब दोस्तों इंडक्टेंस को और ज्यादा समझने के लिए सपोज कीजिए अपना कि हमने एक पर्टिकुलर कॉइल को, लेट्स से किसी भी, हमारे पास मान लीजिए कोई कंडक्टर है हमारे पास में, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं दोस्तों। अब यहां इसको रफली बाइंड किया गया, दिस इज सिंपल कंडक्टर एंड लेट्स से हमने इसको सपोज कीजिए अ पर्टिकुलर मटेरियल, हमने इसको टर्न बाय टर्न इस पर लगा दिया। दिस विल फंक्शन, नाउ इट विल फंक्शन लाइक एन इंडक्टर। इसी की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये है दोस्तों वो मटेरियल जिसके ऊपर हमने उस कॉइल को लपेटा, इसे कहा जाता है कोर मटेरियल या इनर कोर। कॉइल हमने लपेटी, जब हम लपेट रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इंडक्टर्स में, द नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी बार हमने एक टर्न किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कितनी बार हमने उस कंडक्टर को लपेटा, द नंबर ऑफ टर्न्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फिर आता है वोल्टेज अप्लाइड, जो इसके दो टर्मिनल्स पर हमने वोल्टेज अप्लाई करी। देन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी अगर सपोज कीजिए जैसे मैं आपको भी दिखा रहा था कि इसके ऊपर अगर हम कंडक्टर लपेट देते हैं, देन ये जो है एरिया, द क्रॉस सेक्शनल कट व्यू एरिया, वो आ जाता है ये, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। और देन द फाइनल वन इज द लेंथ ऑफ कॉइल। ये जो डायग्राम है दोस्तों, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपको ये दिखाने के लिए कि इंडक्टर कोर के ऊपर कैसे वाइंड किया जाता है। नाउ इंडक्टेंस जो होती है किसी भी इंडक्टर की, क्षमता जो है उसकी टू रेजिस्ट द टाइमली चेंज इन करंट, वो जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो इन सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। इंडक्टेंस या L से जैसे मैंने कहा था उसको डिनोट कर सकते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कॉइल। यानी जितनी लंबी कॉइल होगी उतना उसका इंडक्टेंस कम होता जाएगा। ये पहला इंपॉर्टेंट बात वर्थ नोटिंग, दैट इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कॉइल। नाउ एट द सेम टाइम इंडक्टेंस is directly proportional to the number of turns. In fact, inductance is equal to the square of the number of turns. तो यानी जितनी ज्यादा टर्न्स होंगी इंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा, उसका स्क्वायर होगा। सेम वे क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंडक्टेंस, यानी जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतनी ज्यादा इंडक्टेंस होगी। देन द वोल्टेज अप्लाइड, नंबर ऑफ टर्न्स क्रॉस, ये आगे पैरामीटर जिसके ऊपर इंडक्टेंस डिपेंड करती है दोस्तों। अब इंडक्टेंस की वर्किंग ब्रॉड आप समझ गए, कैसे एक इंडक्टर कॉइल होती है, कैसे उसमें जब हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज, कैसे सेल्फ इंडक्टेंस हो सकती है या तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो सकती है। नाउ अपनी अलग अलग एप्लीकेशंस के माध्यम से टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स भी कई सारे होते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास आते हैं एयर इंडक्टर्स या एयर कोर इंडक्टर्स जिन्हें कहा जाता है। देन वी हैव आयरन कोर, इन्हीं की सब क्लासिफिकेशन है फेराइट कोर। देन अगेन वी हैव पाउडर्ड आयरन कोर। ये सारे के सारे दोस्तों डिपेंड करते हैं, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, कि द टाइप ऑफ कोर दैट वी यूज। फिर एक आता है लैमिनेटेड कोर, और इसी के साथ एक और टाइप आता है जिसे कहा जाता है जनरली टोरॉइडल कोर।
ये सारे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कोर दैट वी हैव यूज्ड, उसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं इंडक्टर्स की। एयर कोर इज वेरी सिंपल। सपोज कीजिए एक कॉइल हमने ली, उसे हमने बस लपेट दिया, उसके टर्न्स करके उसे कंप्रेस कर दिया, बीच में कोई मीडियम नहीं है, बीच में कोई कोर, सॉलिड कोर नहीं है, लेकिन बीच में हवा है, उन जैसे इंडक्टर्स को क्या कहा जाता है? एयर कोर। कई जगह हम नॉन मैग्नेटिक चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं इसमें, जैसे कि प्लास्टिक है या फाइबर ग्लास भी आज के टाइम पे, वो सब भी इसी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, एयर कोर। देन देर आर द इंडक्टर्स जिसमें कि आयरन या फेराइट कोर होता है। फेराइट कोर या आयरन कोर में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों, जिसे कहा जाता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब है किसी भी मटेरियल की क्षमता अपने थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करने की। यानी जितना ज्यादा कोई मटेरियल परमिएबल होगा, उतना ज्यादा उसके थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो पाएगा। फिर आते हैं हमारे पास पाउडर्ड आयरन कोर। इनमें आयरन कोर होता है दोस्तों, लेकिन विद स्मॉल एयर गैप्स। इस वजह से इनका एक एडवांटेज होता है कि जो एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं वो काफी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू यूजुअल आयरन या फेराइट कोर्स। देन देयर इज अ लैमिनेटेड कोर। इसमें हम लैमिनेटेड शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे टाइप्स हम आपको दिखाएंगे, अपने प्रैक्टिकली दिखाएंगे अपने आने वाले वीडियोस में। ये आपकी जानकारी के लिए मैं यहां बता रहा हूं आपको क्या क्या टाइप्स होते हैं इनके। देन देयर इज टोरॉइडल कोर। टोरॉइडल कोर में क्या होता है कि जो कोर होता है, द कोर इटसेल्फ इज अ मैग्नेट या एक मैग्नेटिक मटेरियल का बनाया गया होता है। तो दोस्तों ये था द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टर फैमिली। अलग अलग कोर्स के यूजेज पर कौन कौन सा हम कोर यूज करते हैं, उन टाइप्स ऑफ कोर्स के ऊपर नाम दिए गए अलग अलग टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स को। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह आती है कि सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर्स कैसे होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों कंसिडर कीजिए 3 इंडक्टर्स इन सीरीज। पहला इंडक्टर, देन सेकेंड वन, देन थर्ड वन। यहां पर हमारा मान लीजिए इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं विद अ पर्टिकुलर डीसी सप्लाई डायरेक्टली यहां से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट, जो कि VDC जो नाम दिया है मैंने वोल्टेज सप्लाई को, ये करंट फ्लो कर रहा है तीनों में। L1 पहला, L2 दूसरा और L3 तीसरा। तो दोस्तों सीरीज कनेक्शन में जब हम 3 इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो जो इन तीनों के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, टोटल अगर उसे V से देखा जाए तो दैट विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी तीनों की इंडिविजुअल स्पेसिफिक वोल्टेज ड्रॉप्स का सम बनेगा टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। करंट का क्या होगा? क्योंकि करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रही है, यानी ये I जो थी जब इसके थ्रू पास करेगी, लेट्स से I1, तो वही करंट I2 के थ्रू भी पास इसके L2 के थ्रू भी पास करेगी, जिसे नाम देते हैं I2, और सेम करंट L3 के थ्रू भी पास करेगी, जिसे हम नाम देते हैं I3। यानी इन दिस केस करंट, जो टोटल करंट है, दैट विल बी इक्वल इन ऑल द 3, यानी I विल बी इक्वल टू I1 एंड इट विल बी इक्वल टू I2, और वो बराबर होगा I3 के। करंट सेम रहेगी दोस्तों। और इंडक्टेंस का क्या होगा? यानी द टोटल इंडक्टेंस L से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो दैट विल बी द सीरीज सम ऑफ ऑल द 3, यानी L1 प्लस L2 प्लस L3। अब पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा दोस्तों। तो सपोज कीजिए 3 इंडक्टर्स पैरेलल में, अगेन L1, L2, L3। नाउ दिस इज VDC, जहां से हम सपोज कीजिए वोल्टेज दे रहे हैं, ये है करंट। इंडिविजुअल करंट्स I1, I2, I3 और इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स V1, V2 and V3। In case of parallel connection friends, the voltage will be the same, यानी बिल्कुल सीरीज का उल्टा। वोल्टेज जो टोटल वोल्टेज होगी इसकी V, that will be equal to V1, that will be equal to V2 and that will be equal to V3 in case of parallel connection of 3
इंडक्टर्स। और करंट टोटल जो होगी, क्योंकि करंट अलग अलग ब्रांचेस में जा रही है इन 3 नोड्स से या ब्रांचेस से, तो वो क्यूमुलेटिव सम होगा पैरेलल का, यानी करंट इसमें बनेगा हमारा इंडिविजुअल करंट्स का, I1 प्लस I2 प्लस I3। और जो इनकी इंडिविजुअल इंडक्टेंसेस हैं दोस्तों, उसका सम टोटल, द कंप्लीट इंडक्टेंस, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा 1/L, या जो टोटल इंडक्टेंस LT, दैट विल बी इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, बिकॉज इट्स अ पैरेलल कनेक्शन। तो दोस्तों ये थी बात सीरीज पैरेलल कनेक्शन की इंडक्टर्स में। ये सीरीज पैरेलल कनेक्शंस हमने आपको रेजिस्टर्स में भी दिखाया, कैपेसिटर्स में भी दिखाया और इंडक्टर्स में भी दिखाया। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि ये तो थे पैसिव कंपोनेंट्स। हम अपने पिछले वीडियोस में एक्टिव कंपोनेंट्स की भी बात कर चुके हैं। अपने पिछले कंसेक्यूटिव कुछ वीडियोस में हमने बात की इन डिटेल पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में भी। लेकिन जब बात आती है एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की, तो वहां सिर्फ कंपोनेंट्स के होने या उन्हें जानने से कुछ नहीं होता, बल्कि कनेक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट्स इज व्हाट मैटर्स। अब एक एक कंपोनेंट अगर हम देखें तो साइज में काफी बड़ा है। अब मान लीजिए हमें कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करवाना है या कोई लेंथी काम करवाना है, तो इसका मतलब हमें मल्टीपल कनेक्शंस देने पड़ेंगे। कई जगह हमें थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शंस देने पड़ सकते हैं। कंप्यूटिंग जैसी टास्क है और कई सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं, तो क्या उस केस में कितना ज्यादा इमेजिन कीजिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है। थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स को लाकर सोल्डर करना, फिर कनेक्ट करना, फिर काफी बड़ा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। उस प्रॉब्लम को देखते हुए धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर काम करने वाले फिजिसिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व करा एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। थ्रू दिस इंटीग्रेशन ये पॉसिबल हो पाया कि बिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स तक, आज जो आजकल हो रहा है, बिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स को हम ऑन अ पर्टिकुलर प्लेट थ्रू अ पर्टिकुलर प्रोसेस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, फैब्रिकेट कर सकते हैं। अब ये इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों जरूरत पड़ी हमें कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करने की, और क्या फायदे साबित हुए जिससे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पूरी तरह रेवोल्यूशनाइज हो गई, ये बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में दोस्तों। तो उम्मीद है हमारा आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, उसका उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।